हम लोग देख रहे थे प्रयोगवाद। हमने शुरू किया था अपना अगला अध्याय प्रयोगवाद। हम लोग देख रहे थे, हमने प्रयोगवाद क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, ये देख लिया है। प्रयोगवाद सबसे पहले शब्द के प्रयोक्ता कौन थे, और ये प्रयोगवाद इस प्रवृत्ति का जनक किसे कहा जा सकता है। इस प्रवृत्ति का जनक हम अज्ञेय को कहते हैं, और इस शब्द के प्रयोगवाद, इस शब्द के सबसे पहले प्रयोक्ता हम नंद दुलारे वाजपेयी जी को कहते हैं। सबा शुभ संध्या आपको भी। जल्दी से जुड़िए सभी, हम लोग क्लास शुरू करें। हम लोग प्रयोगवाद देख रहे हैं अज्ञेय जी को। प्रयोगवाद इस विचारधारा के प्रवर्तक हम किसे कहेंगे, प्रवर्तक कहेंगे अज्ञेय जी को। और इस शब्द का प्रयोगवाद, इस शब्द का सबसे प्रथम प्रयोक्ता हम किसे कहेंगे, प्रयोक्ता हम कहेंगे नंद दुलारे वाजपेयी जी को। तो दो चीजें हमारे पास हैं कि ये जो प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति, प्रयोगवाद की जो प्रवृत्ति है, इसके जनक कौन है, प्रवृत्ति के जनक किसे माना जाएगा, भारत में बात करेंगे अज्ञेय है। और इस शब्द के प्रयोक्ता, शब्द के सबसे पहले प्रयोक्ता कौन है, प्रयोक्ता है नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपको ध्यान में रखना है कि नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं, ये तो इस शब्द के सबसे पहले प्रयोक्ता है ही, साथ ही साथ सबसे ज्यादा अगर प्रयोगवाद की किसी ने आलोचना की है तो सबसे ज्यादा आलोचना प्रयोगवाद की स्वयं यही करते हैं, है ना। चीजें याद रहेंगी आप लोगों को। हाँ प्रियंका, मुझे ठंड लग रही है, आप लोगों को नहीं लग रही है। आई एम नॉट क्वाइट वेल, इसलिए मैंने अभी पहनना शुरू कर दिया है, आप लोगों में टाइम है अभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने कहाँ तक देखा था, हमने अज्ञेय जी को देखा था, उनका जन्म देखा, उन्होंने अभी तक जो काव्य संकलन है, महत्वपूर्ण काव्य संकलन जो उनके हैं, हमने वो देखा। अब हमने उनका उपन्यास भी देख लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे उनका कहानी संकलन। किसका कहानी संकलन, अज्ञेय जी का कहानी संकलन। आज यहाँ से शुरू करने वाले हैं। आप सभी, मुझे लग रहा है लगभग बहुत कोई जुड़ गए हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनको जल्दी बोलिए जुड़ने के लिए, क्योंकि क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं अज्ञेय जी को, और आगे हम लोग देखने वाले हैं इनका प्रमुख काव्य संकलन। हमने देख लिया है, आज हम लोग कहानी संकलन देखेंगे। काव्य संकलन तो हमने सबसे पहले ही देखा, आज हम लोग देखेंगे इनका कहानी संकलन। सबकी दिवाली अच्छे से गुजरी ना, जल्दी आ नहीं रहे हैं आप सभी। 43 स्टूडेंट से ज़्यादा हैं, 40 प्लस हैं, और अभी आप लोग इतने ही कम हैं। हम क्लास शुरू कर दे, क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों को खबर करिए जुड़ने के लिए। कहानी संकलन की बात करेंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण कहानी है जिसका नाम है विप्थगा। आपने नाम सुना होगा, और ये नेट की परीक्षा की अगर बात करें तो विप्थगा बहुत ज्यादा ऑप्शन में दिया रहता है अज्ञेय जी का नाम देकर, मैचिंग वाले प्रश्नों में। ठीक है, नेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे या जिन्होंने दी होगी परीक्षा, उनको पता होगा, जहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसमें विप्थगा का नाम बहुत बार देखने के लिए मिलता है। और साथ ही साथ जो वर्ष वाला है कि क्रम में सजाना है आपको, उसमें भी इसका नाम देखने के लिए मिलता है। तो एक तरह से थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसको ध्यान रखिएगा। विप्थगा इनकी लिखी हुई है सन 1937 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इन्होंने लिखा है परंपरा 1944 में। इसके बाद इन्होंने लिखा है परंपरा 1944। बहुत ज़्यादा प्रयोगवाद समय ले रहा है, इसे जल्द खत्म करेंगे फिर, क्योंकि हमें अपना कामायनी का जो बचा है उसको पूरा करना है। ठीक है, इसके बाद आता है कोठरी की बात 1945 और शरणार्थी 1948। कोठरी की बात 1945, ये कहानी संकलन है इनके। ठीक है, और इसके बाद आता है शरणार्थी। शरणार्थी के साथ एक विशेष तथ्य ये जुड़ा हुआ है कि ये जो शरणार्थी है और जयदोल, ये दोनों अमर वल्लरी नाम से 1954 में प्रकाशित हुए। इस नाम से अमर वल्लरी, और इसमें दो चीजें मिली आपको, शरणार्थी और जयदोल, ये दोनों कहानियां भी उसमें मिली। ठीक है, तो अलग अलग तो हम देखेंगे ही। जब हम अमर वल्लरी का नाम देखेंगे तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है
कि अमर वल्लरी में कौन सी संकलित है, तो शरणार्थी संकलित है और जयदोल भी संकलित है, वो हम लोग लिख लेंगे। ये है 1948 की रचना। और यहाँ पर आता है जयदोल, ये है 1951 की रचना। और ये दोनों रचनाएं संकलित हैं, ये दोनों रचनाएं संकलित हैं, 1954 में प्रकाशित हुई थी अमर वल्लरी। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। आगे इन्होंने लिखा ये तेरे प्रतिरूप 1961 और 1971 में लिखा इन्होंने कड़ियाँ। ये तेरे प्रतिरूप कहानियां हैं, ये तेरे प्रतिरूप 1961 और कड़ियाँ ये हैं 1971। ये है इनकी कुछ प्रमुख कहानी संकलन अज्ञे जी की। कुल 7 संकलन है, जिसमें विपथगा आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ क्योंकि कुछ बात जुड़ गई कि अमर वल्लरी के नाम से ये 1954 में पुनः प्रकाशित हुई, इन दोनों को एक साथ लेकर, तो ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण बन पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, और इनके लिखे यात्रा वृत्तांत में आपने बहुत बार नाम सुना होगा, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, बहुत बार चर्चित नाम है इनका, यात्रा वृत्तांत बहुत चर्चित है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 की है, लिखिए। और एक बूंद सहता उछली, इससे प्रश्न कैसे बनेंगे, आपको ये रचना का नाम दे दिया रहेगा और आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सी रचना डायरी विधा है, निम्न में से कौन सी रचना संस्मरण विधा है, निम्न में से कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों नाम, एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। अगर भारतीय साहित्य की बात करेंगे तो यात्रा वृत्तांत में राहुल सांकृत्यायन के बाद अज्ञे जी का लिखे हुए ये दोनों बहुत चर्चित हुए थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। पहला क्या नाम है, अरे यायावर रहेगा याद, और एक है एक बूंद सहसा। ये मुझे याद आ रहा है, जब मैं फर्स्ट टाइम नेट की परीक्षा दे रही थी उस समय ये प्रश्न था, एक बूंद सहसा उछली, और पूछा हुआ था कि बताइए कि ये कैसी रचना है। और भाग्यवश उस समय मैंने इसे पढ़ा नहीं था, मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने इसका नाम तक नहीं सुना था, तो मैंने अंदाजा लगाने के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था, और ऑप्शन में डायरी विधा भी था, तो मुझे जो समझ में आया मैंने सही नहीं चुना था, मुझे कहीं से भी नहीं लगा था कि ये यात्रा वृत्तांत हो सकता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ें ज़रूरी है, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं इनके प्रमुख काव्य नाटक कौन कौन से हैं। इनके काव्य नाटक यहीं पर लिख लेते हैं हम लोग। इनके प्रमुख काव्य नाटकों में आ जाएगा उत्तर प्रियदर्शी 1967, लिखिए। उत्तर प्रियदर्शी 1967 की रचना है। इसके बाद बात करेंगे इसी का उत्तर प्रियदर्शी, जो ये रचना है 1967 में प्रकाशित हुई, इसको फिर से संशोधित करके इसका संशोधित संस्करण वापस से निकला 1987 में। ठीक है, संशोधित संस्करण फिर से प्रकाशित हुआ 1987 ईस्वी में। ठीक है, मेरा नेट फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर नहीं था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट मैं पढ़कर नहीं गई थी। मेरी एक आदत है, मुझे ये लगता है कि परीक्षा देने से पहले अगर पैटर्न देख लिया जाए तो ज़्यादा आसान रहता है। आप लोग क्वेश्चन पेपर, वैसे कोई जानकारी में था नहीं कि मुझे क्वेश्चन पेपर्स मिले, और यूट्यूब वाले पे मुझे उतना भरोसा नहीं हो रहा था, तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद परीक्षा दूं और देखूं कि प्रश्न की श्रेणी कैसी है और मेरी तैयारी कैसी है। तो पहली बार में मेरी क्लियर नहीं हुई थी नेट, दूसरी बार में भी नेट क्लियर हो गई, तीसरी बार मैंने फिर जेआरएफ के लिए दिया, वापस से भी नेट क्लियर हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रियदर्शी के बाद आते हैं इनके प्रमुख निबंध संग्रह इनका महत्वपूर्ण है। देखिए,
आप जितनी भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं आप आराम से नेट की परीक्षा दे सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। मन में ये नहीं बैठाइएगा कि बहुत ज़्यादा कठिन है और नहीं कर पाइएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। निबंध संग्रह में सबसे पहले आता है सबरंग। सबरंग की क्या खास बात है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई रचना थी। इसमें वैसे निबंध सारे संकलित किए गए थे जिसमें क्रांतिकारियों की गतिविधियां जो उस समय देश में चल रही थी उसको उन्होंने लेकर लिखा था, क्योंकि ये कब की बात है, आज़ादी से कुछ साल पहले और कुछ साल बाद। तो उस समय की क्या स्थिति थी देश की, क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी और आज़ाद होने के बाद भी चल रही थी। आज़ाद होने के बाद इसलिए चल रही थी कि बहुत लोग उस आज़ादी से संतुष्ट नहीं थे। उस आज़ादी का जो तरीका था, जिस तरीके से वो आज़ादी आई थी, विभाजन के बाद जो आई थी, उससे लोग संतुष्ट नहीं थे, तो क्रांतिकारी गतिविधियां आगे भी चल रही थी। तो सबरंग में क्या है, इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों का संकलन किया गया है और इसको और एक नाम से लिखा गया, इससे लिखा गया कुट्टी चाटन। ये मैंने बताया था कि अज्ञे जी ने अपना एक नाम, उनका एक नाम कुट्टी चाटन भी है। तो ये जो सबरंग रचना है उसके नीचे में अगर आप लेखक का नाम पढ़िएगा तो कुट्टी चाटन ही मिलेगा, आपको अज्ञे नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये भावपूर्ण निबंध है, क्यों? क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी हैं या उस समय भी रहे होंगे या किसी भी देश में, आप किसी भी देश काल में चले जाइए और अगर क्रांतिकारी हैं तो क्रांतिकारियों के मन में ऐसी भावना होती है देश के लिए, तभी वो सब कुछ परित्याग करने पर उतारू रहते हैं। तो भावपूर्ण है, भावना प्रधान रचना है। लिखते हैं निबंध संग्रह, क्या नाम है? नाम है सबरंग। कब की रचना है? 1954 की। लिख लीजिए, क्रांतिकारी कार्यों के गतिविधियों से संबंधित संकलन, है ना। वैसे ही निबंधों का संकलन था जिसमें ऐसी, अंजू कोई बात नहीं, नहीं क्लियर हुआ है तो हार नहीं माननी है। अब तो लगता है आप 80% 90% पूरा प्रिपरेशन आपका हो गया होगा। 10% एक्यूरेसी लाइए, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट लाइए। आप सिर्फ अगर ये सोच रहे हैं कि आप अपना ही सब्जेक्ट हिंदी से ही सिर्फ उसका अच्छा नंबर लाकर पास कर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको रिसर्च एप्टीट्यूड पे भी ध्यान देना होगा, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं और उधर भी आपको थोड़ा स्कोर करना होगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, 2 बार आपने दिया, तीसरी बार देके देखिए, तैयारी अच्छी रखिए और खुद पे थोड़ा भरोसा भी रखिए। यहाँ क्या होता है, हम लोग पढ़ के जाते हैं, वहाँ ऑप्शन देखते हैं, दिमाग हिल जाता है, क्योंकि साहित्य में बात सही है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी ईस्वी है, बहुत सारे साहित्यकार हैं, तो दिमाग बिल्कुल एक्यूरेट आंसर एट अ टाइम निकाल दे, ये थोड़ा कठिन है, तो थोड़ा सब्र से देना है, हो जाएगा, है ना। क्रांतिकारियों की गतिविधियों से संबंधित संकलन है, 1954 में है। किस नाम से लिखा है इन्होंने? इन्होंने लिखा है कुट्टी चाटन, ठीक है, नाम से लिखा ये रचना, इसलिए थोड़ी महत्वपूर्ण बन रही है, मैं आपको बता रही हूँ क्यों है। और इसमें 2 चीजें और आ जाएंगी, ये भावपूर्ण है, मैंने कहा कि क्या है, और इसे ही ललित निबंध भी कहा गया, इसे ही ललित निबंध भी है, लिख सकते। ये हो गया इनका निबंध संग्रह। अब इसके बाद आते हैं निबंध संग्रह में और कौन कौन है। पहला सबरंग आया था 1954 में, फिर 1982 में इन्होंने क्या किया, सबरंग और कुछ राग मिलाकर और एक रचना आई। क्या नाम आई? सबरंग और कुछ राग। ये कब की है? ये है 1982 की निबंध संग्रह। इसके बाद आते हैं और एक निबंध संग्रह है, कहाँ है द्वारका, 1982, और 1984 में है छाया का जंगल। कहाँ है द्वारका, इंपॉर्टेंट है, कहाँ है द्वारका, 1982 की है। और इसके बाद अंतिम रचना है छाया का जंगल, 1984, छाया का जंगल 1984, ठीक है। सबरंग और कुछ राग, एक रचना, 2 रचना, 3 और 4, ये 4 इनके प्रमुख निबंध संग्रह है, जिसमें से सबरंग आपको याद रखना है और कहाँ है द्वारका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनके कुछ मौलिक उपन्यास है जो कह सकते हैं ये खुद के इनके लिखे हुए हैं, और कुछ ऐसी रचनाएं भी हैं जो इन्होंने अनुदित ये किया है, अनुदित रचनाएं हैं, ठीक है, जिनको इन्होंने
ट्रांसलेट किया है एक भाषा से दूसरी भाषा। ठीक है, अनुदित रचनाएं आप लोग सुने होंगे। तो अनुदित में इनकी रचनाएं हैं संवत्सर और स्रोत और सेतु। स्रोत और सेतु, जिसमें संवत्सर है ये थोड़ा प्रमुख जान पड़ता है। मौलिक में मौलिक रचनाएं इनकी देखिए, पहला है त्रिशंकु, दूसरा है आत्मनेपद, आत्मपरक कवि दृष्टि, आत्मनेपद कवि दृष्टि, और चौथा है आत्मपरक। ठीक है, आत्मपरक। ईस्वी लिखते हैं, त्रिशंकु का समय काल है 1945, 1960, कवि दृष्टि है 1983 की, और आत्मपरक भी है 1983 की। ठीक है, इधर लिख लीजिए इनकी अनुदित रचनाएं जो इन्होंने दूसरी भाषाओं से अनुवादित की हैं। अनुदित रचनाएं में सबसे पहला है संवत्सर, और संवत्सर ही है, हाँ पहला है संवत्सर, और दूसरा है स्रोत और सेतु, दूसरा है स्रोत और सेतु, और दोनों ही रचनाएं हैं 1978 की। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब अनुदित में और रचनाएं आती हैं, भवंती 1972, लिखिए भवंती, ये महत्वपूर्ण है दोनों, ये है 1972 की रचना। इसके बाद आती है अंतरा 1975 और शाश्वती 1979। अंतरा 1975 और शाश्वती 1979। गुड इवनिंग विजेता, लेट हुए आज आप। फिर आता है अद्यतन, ये हो गई इनकी, अद्यतन की बात करेंगे, ये 1977 की रचना है। अद्यतन ये भी अनुदित रचना है। अद्यतन की बात करेंगे, ये 1977 की रचना है। ये उतना इम्पोर्टेंट वैसा नहीं है कि इससे आपके प्रश्न आए, आप नोट कर लीजिए, इसमें से आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुख्यतः आपके लिए हमने जो देखा, सबसे चर्चित शेखर एक जीवनी, उनकी जो कविता संग्रह है वो बहुत चर्चित है, वो आपको देखना रहेगा। ठीक है, आगे अब बात करते हैं कि अज्ञे जी ने कितनी रचनाएं तो लिखी। इन रचनाओं को लिखने के अलावा उन्होंने बहुत से पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। जैसे तार सप्तक की ही बात करेंगे, तार सप्तक का उन्होंने संपादन किया था, है ना। तार सप्तक क्या है, वो भी एक पत्रिका थी जो तार सप्तक के नाम से प्रकाशित की गई थी। तो अब हम ये देखेंगे कि उनके द्वारा संपादित पुस्तकें कौन कौन। सबसे पहले 1949 ईस्वी में उन्होंने संपादन किया था आधुनिक हिंदी साहित्य। ठीक है, और ये अकेले का नहीं था, ये उन्होंने मिलकर किया था रामविलास शर्मा जी के साथ। क्या नाम था, आधुनिक हिंदी साहित्य 1949। लिखिए संपादन, किन किन चीजों का संपादन, किन किन पत्रिकाओं का संपादन अज्ञे जी ने किया। सबसे पहला हम नाम लिखेंगे 1949 की रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य कब की है, 1949, और यहाँ लिख लीजिए रामविलास शर्मा के साथ मिलकर किया था। दोनों ने मिलकर संपादन में, दोनों का बराबर का योगदान था। ठीक है, और ये जो है 1949 की रचना है, इसमें क्या किया गया था, इसमें भारतेंदु युग से लेकर नई कविता, जहां तक जिस काल को हमने 1943 की बात करेंगे, जहां तक हमने नई कविता की श्रेणी में रखा, वहां तक कि इन्होंने क्या किया था, प्रमुख रचनाकारों को, उनकी रचनाओं को, उनके बारे में लिखा था। ठीक है, किसमें, आधुनिक हिंदी साहित्य में। इसके बाद आते हैं, लिखा था मतलब आलोचना भी की थी, समीक्षा भी की थी, रचनाएं किस कोटि की हैं, या मतलब जो भी जितनी भी चीजें हम आ सकती हैं उसमें, वो उन्होंने किया था। इसमें कब से कब तक, भारतेंदु युग से, लिख लीजिए कब से कब तक,
भारतेंदु युग से नई कविता तक, नई कविता तक साहित्यकारों की समीक्षा की गई थी। समीक्षा में आ जाएगा सभी, आलोचना भी उसी में आ जाएगा, सारी चीजें, भाव पक्ष जितनी भी चीजें हैं वो सब उन्होंने इसमें बताया था। ठीक है, दूसरी रचना की बात करेंगे। दूसरा इन्होंने किया था पुष्करिणी 1959। क्या नाम है? पुष्करिणी। ये है नई कविता के कवियों की कविताओं की समीक्षा। क्या किया था इन्होंने? पुष्करिणी। लिखिए, पुष्करिणी की बात करेंगे। ये था नई कविता के कवियों की कविताओं की समीक्षा की गई थी। ठीक है, की समीक्षा की गई थी पुष्करणी में, और इसका जो हम लोग समय सीमा मानेंगे 1960 है। क्या है इसकी समय सीमा? है 1959। हाँ, 1959 है इसकी समय सीमा, है 1959 की। अब आते हैं, इसके बाद आते हैं और एक रचना है इनकी नए एकांकी। ये है 1952 की रचना है। ये इंपॉर्टेंट है, खुद से करनी देखिएगा। इसके बाद है नए एकांकी, ये 1952 की रचना है। नए एकांकी ये 1952 की रचना है। और अंत में